हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नोहब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। आज की डिस्कशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या पूछा जा रहा है। स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। सो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फीवर वगैरह मेजर करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, है ना। तो जो डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, वो सारे जो थर्मामीटर्स हैं वो किसका यूज़ होता है, वो होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर्स। और लैब्स में जो थर्मामीटर्स यूज़ किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। तो इसमें हमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने दोनों में ही। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों टाइप के थर्मामीटर्स में। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, बोथ हैव लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। तो आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर तो आपने देखा ही होगा, आप लोग फीवर वगैरह जब भी आता है तो उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो इस टाइप की एक नैरो ग्लास ट्यूब सी बनी होती है, यही क्या कहलाता है, यही होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। और इसी टाइप का ही होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो दोनों जो थर्मामीटर्स हैं उनमें क्या होती है, एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है या फिर वो उससे बने हुए होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड। तो आपने देखा होगा कि एक एंड पर या फिर एक साइड पर यहाँ पर एक बल्ब सा होता है, जनरली रेड इन कलर। सो ये दोनों में ही होता है, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर में भी और लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी। अब इस बल्ब में क्या होता है, तो बोथ कंटेन मर्करी इन द बल्ब। तो इस बल्ब में होता है मर्करी, जो कि टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए हेल्प करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मर्करी ऊपर की तरफ को जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है मर्करी नीचे की तरफ को आता है। तो इससे हमें पता चल पाता है कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है। फिर देखिए, बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। तो ये जो स्केल होता है ये कौन सा होता है, ये होता है सेल्सियस स्केल। वैसे तो जो टेम्परेचर मेजरमेंट है उसके लिए अदर स्केल्स भी होते हैं, लाइक केल्विन स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल, लेकिन हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो कौन सा स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है। और इन दोनों के लिए ही ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ सिमिलैरिटीज़ के पॉइंट्स। अब देखते हैं इन दोनों में ही डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ये रीड कर पाता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ठीक है, जो कि हम फीवर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो रीच करता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर, जो लैब्स में यूज़ होता है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है इनके डिफरेंसेस का, देखिए, द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक नियर द बल्ब वाइल देयर इज नो किंक इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होगा ना, मान लिया ये, तो यहाँ पर से इस तरीके से आपने देखा होगा कि मर्करी, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्करी ऊपर की तरफ को जाता है, और जैसे टेम्परेचर गिरता है तो मर्करी नीचे की तरफ को आता है। तो यहाँ पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें थोड़ी सी एक किंक टाइप की बनी हुई होती है, तो वो केवल और केवल क्लिनिकल थर्मामीटर में पाई जाती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं पाई जाती है। और ऐसा क्यों, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है कि जब भी हम फीवर को मेजर कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो जो मर्करी है वो ऊपर की तरफ को जब जाएगा तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से नीचे गिर जाए, तो हम बता नहीं पाएंगे कि कितना टेम्परेचर था। तो ये किंक उसी के लिए होती है। जबकि लैबोरेटरीज में हमको क्या करना होता है, हमको तो टेम्परेचर वेरिएशंस देखने होते हैं, अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर नोट करना होता है, इसीलिए उसमें किंक नहीं होती है। जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें किंक बनी होती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देखिए, ड्यू टू किंक, और इसी किंक की वजह से मर्करी डजंट फॉल डाउन इट्स ओन इन क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसी की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी, कि किंक की वजह से ही जो मर्करी है वो जल्दी से सीधे सीधे नीचे आके नहीं गिर जाता है, जबकि थोड़ा टाइम लेता है ताकि हम टेम्परेचर को अपना देख सकें कि कितना टेम्परेचर था, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया अच्छे समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप लोग को क्या पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मैटर, ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे मटेरियल्स जिनको अगर हीट के कांटेक्ट में लाया जाए तो हीट एक एंड से लेकर लास्ट एंड तक
पहुंच पाए या फिर ट्रेवल कर पाए। और इंसुलेटर्स क्या होंगे जिसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, जिसमें हीट एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके एग्जांपल्स में आप क्या दे सकते हैं, देखिए आप अगर एग्जांपल लें कॉपर का, एल्यूमिनियम का या आयरन का। अगर आप कोई आयरन रॉड लेते हैं ना, पतली सी कोई डंडी लेते हैं आयरन की, तो क्या होगा कि अगर आप उसको हीट में रखेंगे, एक एंड आपने उसका हीट में रखा है, एक तरफ से पकड़ा है, तो थोड़े टाइम के बाद आपको क्या लगेगा कि आपको ये वाला एंड भी या फिर जो लास्ट उसका साइड है वो भी गर्म लगने लगेगा, आपका हाथ जलने लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू लास्ट एंड, है ना। और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसीलिए जो बोला जाता है ना कि जो बर्तन बनाए जाते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं या फिर कुकिंग करते हैं, तो वो इस टाइप के मटेरियल्स के ही बनाए जाते हैं जिनमें हीट का क्या हो पाए, ट्रांसफ़र हो पाए ईजिली, ठीक है। वैसे ही इंसुलेटर्स क्या होंगे जिसमें एक साइड से लेकर लास्ट साइड तक जो हीट है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। जैसे कि आप एक लकड़ी का स्टिक ले लीजिए, ठीक है, या फिर वुड या फिर प्लास्टिक भी आप ले सकते हैं, एक पतली सी डंडी या फिर स्टिक ले लीजिए, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे कि उसका एक एंड या फिर एक साइड आप लोग हीट के कांटेक्ट में रखेंगे, कहीं पर से आग जल रही हो या उसमें आप लोग उसके कांटेक्ट में रखेंगे, तो जो प्लास्टिक है वो सामने सामने तो जल जाएगा, या फिर जो वुड है या फिर जो लकड़ी है वो भी सामने सामने जल जाएगी, लेकिन लास्ट एंड तक वो जल पाएगी क्या, या फिर आपका हाथ जलने लगेगा क्या, नहीं जलने लगेगा। सो इसीलिए ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो कंडक्टर्स में आप क्या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। और इंसुलेटर्स में आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, वुड एंड प्लास्टिक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स। तो किसी ऑब्जेक्ट को कि वो गर्म है या फिर ठंडा है आप किसके थ्रू मेजर कर पाते हैं, तो इसके टेम्परेचर के थ्रू, है ना। पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में ही बात चल रही है, तो आप भी इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मामीटर। तो किसी बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो हम कौन से थर्मामीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से थर्मामीटर के थ्रू नहीं मेजर कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। पार्ट सी, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। तो अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में कि जो स्केल होता है टेम्परेचर मेजर करने का वो कौन सा स्केल होता है, वो होता है सेल्सियस स्केल, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पार्ट डी, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हीट के ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, हीट इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है रेडिएशन, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। तो एक जो ठंडी स्टील की स्पून है उसको डिप किया गया है अ कप ऑफ हॉट मिल्क में, जो दूध है वो गर्म है। हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। तो अब जो हीट ट्रांसफर होगी वो कैसे ट्रांसफर होगी, तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या समझनी है, टेम्परेचर डिफरेंसेस। ये है कोल्ड स्टील स्पून और ये है अ कप ऑफ हॉट मिल्क। तो जो मिल्क है वो गर्म है, लेकिन जो ये स्पून है स्टील की वो क्या है, ठंडी है। तो हीट ट्रांसफ़र ऐसे कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा जहाँ पर किसी सब्सटेंस के मटेरियल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस ही आपको अच्छे से आती हैं, है ना। अब देखिए इसका जो पार्ट एफ है, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। ऐसे कौन से जो क्लोथ्स होते हैं वो इजीली जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद में, किसके कंपैरिजन में, लाइट जो कलर्स हैं उनके कंपैरिजन में इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट कलर्स नहीं कर पाते हैं हीट को जल्दी एब्जॉर्ब, ऐसा पूछा जा रहा है। तो कौन से कलर्स के, तो आप बोल सकते हैं डार्क कलर या फिर आप ब्लैक कलर भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। सो आप लोग लिखेंगे कि क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया अच्छे समझ में, इसमें तो फिल इन द ब्लैंक्स ही थे और इजी ही थे, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में अच्छे से, तो आप लोगों को आते होंगे, आप लोगों को इजी लग रहे होंगे, है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। तो आपको इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है
कि जो लैंड ब्रीज है वो किस समय में चलती है, समर, विंटर। तो ये तो ऑप्शंस कट हो गया, वो तो या तो दिन में चलती होंगी या रात को चलती होंगी। ऐसा तो होता नहीं होगा कि केवल समर्स में चल रही है या केवल विंटर्स में चल रही है ना। तो डे या फिर नाइट, अब ये आपको बताना है। तो सोचिए, अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ, तो हमें और इजी पड़ जाएगा। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, अब जो समुद्र से आने वाली हवाएं हैं यानी कि सी ब्रीज हैं, वो किस टाइम पे चलती होंगी? अब वो डे में चलती है या नाइट में चलती है? तो सोचिए, जब भी गर्मियों का समय होता है या फिर जब भी लोगों को बीच पर जाना होता है तो वो किस टाइम पे जाते हैं? तो वो लोग दिन में वहाँ पर बैठे होते हैं। और दिन में क्यों बैठेंगे? ताकि उनको गर्मी से आराम फील हो, है ना, यानी कि थोड़ी ठंडी हवाएं मिले। और ठंडी हवाएं, इसका मतलब जो है, जो सी ब्रीज है वो किस टाइम पे चल रही होगी? वो चल रही होंगी डे के टाइम पर। और जो लैंड ब्रीज है वो किस टाइम पे चल रही होंगी? वो चलेंगी नाइट के समय में, यानी कि रात के समय में। देखिए नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। तो जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं यानी कि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो हम कौन से मौसम में पहनते हैं? गर्मियों के मौसम में या फिर सर्दियों के मौसम में? अब हमें पता है कि जो डार्क कलर के क्लोथ्स होंगे वो हीट को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और हमें कौन से मौसम में ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी? तो हमें ज़रूरत होगी विंटर्स में, यानी कि ठंड के समय में, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो डार्क कलर के क्लोथ्स हैं वो विंटर के टाइम में प्रेफर करेंगे पहनना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। अब जब डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो हम विंटर्स में पहनना पसंद करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि जो लाइट कलर के कपड़े हैं, ताकि हमें गर्मी से थोड़ा आराम मिल सके, तो हम लोग कौन से मौसम में पहनेंगे या फिर कौन से समय में पहनेंगे? तो समर्स में पहनेंगे या फिर गर्मियों के मौसम में पहनेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख लेते हैं। जो पार्ट ए है उसका कौन सा ऑप्शन सही है? उसके लिए है मैच किया हुआ हमने डी ऑप्शन, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसका कौन सा ऑप्शन है, उसके साथ में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो सेकंड पार्ट के साथ में मैच हो रहा है सी ऑप्शन। थर्ड पार्ट के साथ में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो इसके साथ में मैच हो रहा है हमारा बी ऑप्शन। और लास्ट जो पार्ट है यानी कि फोर्थ पार्ट, उसके साथ में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो इसके साथ में मैच हो रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Discuss why wearing more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी सर्दियों का समय होता है ना, तो आप बहुत सारी कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कोई पतला स्वेटर पहन लिया या फिर कोई 2 स्वेटर पहन लिए, जैकेट्स पहन ली, इस तरीके से, बजाय इसके कि केवल आप एक मोटा सा स्वेटर पहन के जाएं। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? तो पहले तो हम इसका जो आंसर है उसको नोट करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप कैसे आंसर कर पाएंगे? आप लिख सकते हैं, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एक्चुअली कीप अस वार्मर इन विंटर्स एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। दैट स्पेस गेट्स फिल्ड अप विद एयर। दिस लेयर प्रिवेंट्स आवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग्स। अब इसका मीनिंग क्या है ये हमको समझना होगा। तो देखिए, आप सोचिए कि जब आप एक ही स्वेटर पहन रहे हैं, मोटा स्वेटर है काफ़ी, लेकिन आप एक बार ये सोचिए कि आपने 2 पतले स्वेटर पहने, उसके ऊपर से जैकेट पहन ली, तो तब आप ठंड से ज़्यादा बच पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि जो स्पेस रहता है ना, हमारे जितने भी लेयर्स हम क्लोथिंग की करेंगे या फिर कपड़ों की करेंगे या फिर जो भी स्वेटर्स वगैरह हम लोग पहनेंगे, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। अब एयर ट्रैप हो जाएगी और हमको एक चीज़ मालूम है कि जो एयर है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो हमारी बॉडी की हीट है उसको वो बाहर नहीं जाने देगी, सराउंडिंग तक नहीं पहुंचने देगी, जिससे कि हमारी बॉडी की हीट हम तक ही रहेगी और हमें ठंड थोड़ी कम लगेगी या फिर हमें ठीक ठाक फील होगा, ताकि वो कपड़े हमको बचा पाएंगे उस ठंड से जो कि उस मौसम में चल रही होगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा कपड़े पहने, यानी कि 2-3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग करें, बजाय इसके कि एक सिंगल स्वेटर हमने पहना है ठंडियों के मौसम में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट फिगर 4.13। तो आपको एक फिगर दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है जो कि फिगर 4.13 है, इसे आपने देखना है। मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो तीनों की तीनों ही प्रोसेसेस आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन तीनों की तीनों ही प्रोसेसेस को, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को आपने इस छोटी सी पिक्चर के थ्रू बताना है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रोसेसेस हो रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बर्नर है,
ठीक है, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी इस कंटेनर तक और इसके अंदर एक लिक्विड है जो कि गर्म हो जाएगा। अब आपको बतानी है कौन सी प्रोसेस सबसे पहले कंडक्शन बताना है। अब बर्नर से जो हीट ट्रांसफर होगी इस कंटेनर तक, जो इस कंटेनर को गर्म करेगी, तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? ये प्रोसेस हो जाएगी कंडक्शन। और कंडक्शन के लिए किस टाइप के मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है? जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। तभी तो जो बर्तन होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, वो एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के या फिर आयरन के इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे कि हीट इजीली ट्रांसफ़र हो पाए उन तक, या फिर उनके एक पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक इजीली हीट का ट्रांसफ़र हो पाए। ठीक है, दूसरी प्रोसेस कौन सी है? तो वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? तो हम लोगों ने चैप्टर में ये चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं कि जैसे कि इसमें एक लिक्विड है ना, तो जब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई इस कंटेनर तक तो ये कंटेनर गर्म हुआ। कंटेनर गर्म हुआ तो इसके अंदर का जो लिक्विड है उसमें क्या होगा? पहले तो जो ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गर्म। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स जब गर्म हो जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे और जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ आ जाएंगे? वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर वो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? वो कहलाएगी कन्वेक्शन। ठीक है, उसके बाद बताइए रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन तो बहुत इजी प्रोसेस है ना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल या फिर कोई मैटर ऐसा जो होता है उसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए किसी अदर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंटेनर गर्म हो गया और इसके पास में हम थोड़ा सा अपना हाथ लेकर जाएं तो हमें कुछ हीट सी मालूम पड़ती है। हमने इसको टच नहीं किया है, दूर से ही हमें हीट सा फील होता है। तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है रेडिएशन। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छे से तीनों की तीनों प्रोसेसेस हमने इस पूरे के पूरे डायग्राम से, छोटे से डायग्राम से ये सारी प्रोसेस समझ ली, है ना। और चैप्टर में तो आप लोग अच्छे से पढ़ ही चुके हैं तो आपको इजी ही लग रहा होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जहाँ पर गर्मियों का ज़्यादा मौसम होता है या फिर गर्म क्लाइमेट में ये एडवाइस की जाती है, ये सलाह दी जाती है कि जो हमारे घर की बाहर की दीवारें हैं उनको लाइट कलर्स से किया जाए पेंट, या फिर वाइट कलर से पेंट किया जाए। ऐसा क्यों? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं बिकॉज वाइट कलर एब्जॉर्ब्स लेस अमाउंट ऑफ हीट और रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट एट द फॉल ऑन इट। तो इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम जनरली बात करते ही रहते हैं कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या फिर जो हीट पड़ती है उन पर वो उसको ईजिली रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जिससे कि हमको गर्म कम महसूस होता है या कम फील होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम जो हमारे घरों की आउटर वॉल्स हैं, बाहर की तरफ जो दीवारें हैं, उन पर लाइट कलर का पेंट कराएंगे या फिर वाइट कलर करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो इजीली जो हीट है उसको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे या फिर हीट को इजीली रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, जिससे कि घर में थोड़ा कम गर्मी होगी या फिर लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए हॉट क्लाइमेट में ये एडवाइस की जाती है कि जो द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस हैं उनको पेंट किया जाए वाइट कलर से या फिर किसी भी लाइट कलर से। तो ये क्वेश्चन आया आपको अच्छे समझ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be Part A 80 degree Celsius, Part B more than 50 degree Celsius but less than 80 degree Celsius, Part C 20 degree Celsius, Part D between 30 degree Celsius and 50 degree Celsius। तो आपको बताना है कि अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर को, जिसका कितना टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, उसको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ में? 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो जो मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो सोचिए क्या हो सकता है। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस में कम टेम्परेचर कौन सा है? ये वाला कम है। ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है? 50 डिग्री सेल्सियस वाला है। तो इसका ये मतलब है जब इनका मिक्सचर बनेगा तो जो कम टेम्परेचर वाला वाटर है वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो कोशिश करेगा थोड़ी सी हीट को गेन करने की या फिर ज़्यादा थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ाने की। और जो ये वाला टेम्परेचर वाला वाटर है यानी कि ज़्यादा गर्म वाटर है, वो क्या करेगा? वो अपने में से कुछ हीट को लूज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो टेम्परेचर होगा वो इन बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस ही होगा, यानी कि इनके बीच का ही टेम्परेचर होगा।
ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं और इन टेम्परेचर डिफरेंसेस में क्या हो रहा है, हीट का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ हीट का लूज भी कर रहा है जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला वाटर है वो, इसीलिए। तो हमारा जो ऑप्शन डी है यानी कि बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, तो इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो इसी टेम्परेचर के बीच में होगा। इजी था, समझ में आया अच्छे से। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग containing water at 40 degree Celsius. The heat will, part A, flow from iron ball to water. Part B, not flow from iron ball to water or from water to iron ball. Part C, flow from water to iron ball. Part D, increase the temperature of both. तो देखिए, दो आपको एक तो आयरन बॉल दी गई है जिसका जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको ड्रॉप किया गया है एक मग में जिसमें पानी है और पानी का जो टेम्परेचर है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस ही है। तो क्या होगा इसमें, हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा ये आपसे जानना चाह रहा है ये क्वेश्चन में, है ना। तो आप क्या बता पाएंगे, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, दोनों ही 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हीट का ट्रांसफ़र एक दूसरे में ये इस तरीके से कर पाएंगे, तो कोई ज़्यादा है ही नहीं, किसी का भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, यानी कि कोई ज़्यादा गर्म कोई ज़्यादा ठंडा इस तरीके से तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि जो हीट का फ्लो है वो ना ही आयरन बॉल से लेकर किधर की तरफ को होगा, वाटर की तरफ, और ना ही वाटर से लेकर आयरन बॉल की तरफ होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं है, टेम्परेचर सेम है इसीलिए। और कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इन सारे के सारे ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, तो जो हीट है वो ना ही आयरन बॉल से लेके वाटर तक जाएगी और ना ही वाटर से लेके आयरन बॉल की तरफ को फ्लो होगी। ठीक है, अच्छे समझ में आया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, पार्ट ए बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, पार्ट बी बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, पार्ट सी बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, पार्ट डी डज नॉट बिकम कोल्ड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक वुडन स्पून है यानी कि एक लकड़ी की चम्मच है जिसको एक आइसक्रीम में डिप किया जा रहा है, तो क्या जो उसका लास्ट एंड है या फिर अदर एंड है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन की प्रोसेसेस के थ्रू ठंडा हो पाएगा, या फिर लास्ट जो पार्ट डी है उसमें पूछा जा रहा है कि या फिर नहीं होगा। तो आप क्या आंसर देंगे, ये तो आपने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा होगा, है ना। जिस स्पून से हम लोग यानी कि वुडन स्पून अगर हम ले लें एग्जाम्पल में और उसके थ्रू हम आइसक्रीम को खा रहे हैं, तो उसका क्या जो एंड हमने पकड़ा होता है, लास्ट एंड जो हमने पकड़ा होता है, क्या वो ठंडा हो जाता है आइसक्रीम की वजह से, नहीं होता है ना। इसीलिए जो इसका आंसर है या फिर जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। और ऐसा क्यों, क्योंकि जो वुड होती है या फिर जो प्लास्टिक होता है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, जिसमें हीट एक एंड से लेकर अदर एंड तक ईजिली ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अच्छे समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के डिस्कशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, देखिए उसमें क्या पूछा जा रहा है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट। तो जो स्टेनलेस स्टील के पैन्स होते हैं जिनका यूज़ हम घर में खाना बनाने के लिए करते हैं, तो जनरली उनका जो बॉटम है वो कॉपर के थ्रू बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न आपसे पूछा जा रहा है। तो पार्ट ए है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, यानी कि अगर कॉपर बॉटम से बने हुए जो पैन्स होंगे या बर्तन होंगे वो लंबे समय तक चल पाएंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। पार्ट बी, सच पैन्स अपीयर्स कलरफुल, तो ऐसे जो पेन्स होंगे वो ज़्यादा रंगीन होंगे, ज़्यादा चमकीले होंगे, ज़्यादा कलरफुल होंगे, इसलिए ऐसा होता होगा। पार्ट सी, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, किसके कंपैरिजन में, स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। पार्ट डी, कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कि कॉपर को जल्दी से साफ करना ईजी होगा, किसके कंपैरिजन में, स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखिए, ऐसा ये मोर ड्यूरेबल या फिर कलरफुल या फिर जल्दी से उसको साफ़ किया जा सकता है, ऐसे रीज़न तो नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, किसके कंपैरिजन में, तो स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में, जिससे कि जो हीट ट्रांसफ़र है या खाना पकाने में जो आसानी है वो हमको होगी, और इसीलिए कॉपर
बॉटम के बनाए जाते हैं जो पैन्स होंगे, जो कि स्टेनलेस स्टील के होंगे, लेकिन उनका जो बॉटम है जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होकर जल्दी से बर्तन को गर्म करेगी और खाना बन पाएगा ईजीली, तो वो वाला जो पार्ट है वो किससे बनाया जाएगा? कॉपर से बनाया जाएगा। इसीलिए आप पार्ट सी को करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हमारा हो चुका है कंप्लीट और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 11 तक यानी कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो कि हमारी चैप्टर हीट की थी वो कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम्स के लिए हमको अच्छे से ईजी हो पाए और हम ईजिली रिविजन कर पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, और पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है लेकिन बेस्ट है। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में।